हंस रहा है? वो चीज ज्यादा याद नहीं रखना चाहिए जो बाकी सबको याद है, पता है? जो लगभग सबको याद है तुम याद करके क्या करेगा? कोई तीर तो मारेगा नहीं, ठीक है? अभी देखो हमको नहीं आया, सामने ना सब बीच में, समझा? तो सबको आया। चलो हम लोग अपने काम पे बैठते हैं, जो आगे हमको याद है वो देखिए। Concept of rolling on rough inclined plane। कोई एक रफ इंक्लाइन प्लेन उस पे रोलिंग, ठीक है? जरा देखो, समझो, एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ते हैं तो गड़बड़ करते हैं, आपको एंजॉय करना चाहिए। हो क्या आप लोगों से पूछे थे तो कोई हमको थ्योरेटिकल आंसर दिया था कि सर काम वही करना चाहिए जिसमें एंजॉय। करेक्ट बोले? वैसे कोई भी काम में है ना 5 दिन एंजॉय होता है, उसके बाद छठा दिन सो क्या दिक्कत है? इसको ऐसे छोड़ दिए यहाँ से गिरने के लिए, तो ऐसे रोल कर, बस यही चीज आप वहां पे फिगर वाइज यहाँ पे एक बन जाएगी, लुढ़कता हुआ नीचे, ठीक है? तो ऐसे छोड़िएगा, ये ऐसे मोशन करता हुआ। इसमें कौन कौन सा बॉडी होगा? तो एक सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो अटपटांग वाला बात नहीं, सब रॉड ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, कोन ले लेंगे, सब नहीं होगा। जो घूम सकता है, जो रोल कर सकता है वही लेंगे, ठीक है? जब आप इसको यहाँ छोड़िएगा तो ऐसे ये रोल करता हुआ नीचे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन है। अब देखो मैथमेटिकल एनालिसिस, कोई एक रिजिड बॉडी है, इसका एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ mg इस डायरेक्शन में खींच रहा है, mg sin थीटा, इधर की तरफ खींचा जा रहा है mg cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ नॉर्मल एल्जेब्रा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, सही है? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ओके? एट द सेम टाइम इट विल रोटेट इन दिस वे अल्फा विद एंगुलर एक्सेलरेशन। नीचे वाला सरफेस मोशन में, नीचे वाला सरफेस मोशन में एक फिक्स्ड है, तो जरूरत पड़ने पे a इक्वल्स टू अल्फा आर का भी भरपूर यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना? ठीक है? अब देखिए इस तरह के मोशन को एनालाइज कीजिए, समझिए। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन है और रोटेशनल भी है। तो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ बॉडी, for translational motion of body, बॉडी का अगर ट्रांसलेशनल मोशन आप बोलेंगे तो आपका इक्वेशन है F net is equals to mass into acceleration। क्या नेट फोर्स में बोलते हैं नीचे की तरफ mg sin थीटा और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, तो बोलेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ma, करेक्ट? अब आ जाओ रोटेशनल मोशन के लिए। फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, करेक्ट ना? सोच के बताना, कोई गड़बड़ी नहीं है, यू टेक योर टाइम एटलीस्ट 30 सेकंड्स, जल्दी नहीं बोला जाता, सही बोलने की कोशिश करें। सेंटर के अबाउट में, रिजिड बॉडी का जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है उसके अबाउट में कौन से फोर्स का टॉर्क एग्जिस्ट करेगा और कितना? फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी सबका लाइन ऑफ एक्शन वहीं से जा रहा है, करेक्ट है? वेरी गुड, ठीक है? क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर देना जरूरी नहीं है, 10 सेकंड वेट कर, 15 सेकंड वेट कर, ठीक है? दिमाग को अपना काम कर ले, फिर आंसर दे एकदम से। mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल, सबका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से जा रहा है, सेंटर के अबाउट में उसका टॉर्क 0 है,
केवल फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है और डिस्टेंस है r के बराबर, करेक्ट है। तो लिखते हैं फ्रिक्शन इनटू रेडियस इज I, अल्फा की जगह पे a by r, यहाँ से। तो क्या लास्ट लाइन से हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू IA by r स्क्वायर? बोलो सही है। देखो जब हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, तब तुम लोगों ने 2-3 बार मेरे सामने आया भी यही बात कि सर एक रोलिंग फ्रिक्शन करके चीज होता है। नाउ इट इज, इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। किसी बॉडी के रोल करने के दौरान जो फ्रिक्शन वहां एग्जिस्ट करता है या लगता है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एंड द फॉर्मूला इज IA by r स्क्वायर, IA by r स्क्वायर, वहां a है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आइए थोड़ा इक्वेशन 1 का सहारा लेके एक्सेलरेशन निकालते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, आपका इक्वेशन 1 क्या हो गया भाई? तो हो गया है mg sin थीटा, फ्रिक्शन के जगह पे IA by r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ma, इसको राइट में भेज दिया। mg sin थीटा इज ma प्लस IA by r स्क्वायर, mg sin थीटा इस ma को कॉमन ले लो, 1 प्लस I by mr स्क्वायर, सही जा रहा है, mm कैंसिल, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस I by mr स्क्वायर, करेक्ट है। दिमाग दौड़ा लो, जितना गहराई से सोच सकते हो सोच लो, कुछ पूछ रहे बताओ। एक ही फिक्स्ड सरफेस पे सेम मास और सेम रेडियस का अगर सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर को एक साथ छोड़ दिया जाए रोल करने के लिए, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्यों? नहीं शायद तो जितना शुद्ध हिंदी में बोलते, क्वेश्चन खत्म होने के 10-15 सेकंड के बाद सोच के आंसर, कौन भाषा में? भोजपुरी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g sin थीटा by 1 plus I by mr स्क्वायर। एक साथ अगर छोड़ेंगे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेम मास, सेम रेडियस, सेम इंक्लाइन, क्या इसका एक्सेलरेशन सेम होगा? नो, डिफरेंट होगा। बिल्कुल। कारण क्या है? इनर्शिया। दोनों का इनर्शिया एक नहीं है यार, एक का 2/3 mr स्क्वायर तो एक को 2/5 mr स्क्वायर, सही है। तो आप एक चीज देखिए कि एक्सेलरेशन जो है वो इनडायरेक्टली बोला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ लगभग इनवर्सली है। हम बोल रहे लगभग इनवर्सली है, कुछ ऐसा नहीं बोल रहे क्योंकि सामने कांस्टेंट वेलोसिटी भरा हुआ है, ठीक है, इनवर्सली है। एक बात तो तय है ना कि इनर्शिया बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, ठीक, सही है। अब देखा एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया तो हम लोग ये पता करने जा रहे हैं कि देखो जी, ठीक है, यहाँ से छोड़े, लुढ़कता हुआ नीचे आया, जब ये यहाँ पहुंचा तो इसके पास एक v आ जाएगा। शुरुआत में वो v इनिशियल 0 था, अभी ये कुछ v गेन कर लिया आफ्टर ट्रैवलिंग s डिस्टेंस, करेक्ट है। तो आखिर s डिस्टेंस के बाद उसका v कितना है? तो देखो जरा इस एक्सेलरेशन के टर्म को, क्या तुम इस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल सकते हो फॉर फिक्स्ड बॉडी? अगर एक ही बॉडी है तो क्या ये कांस्टेंट है? तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी निकालने के लिए कैन बी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो यार, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है तो सीधा लिखते हैं v इज अंडर रूट 2s, सही। a का वैल्यू लेफ्ट में 2g sin थीटा इनटू s और नीचे 1 प्लस I by mr स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो सर उसको भी याद कर लेना, बिल्कुल नहीं।
कितना याद करें, देखिए बोल इसको याद करो, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर मालूम है तो v के लिए हम यूज कर ले, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। कल हो सकता है टाइम के साथ पूछ ले, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। समझ में आया? इसको याद कर लो, g sin थीटा बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन। ठीक है, एकदम लगा तो यहाँ ठीक है। चलो पास। अभी यहां देखो, तो उसका भी बात रख देते हैं। एस है यार थीटा है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्या ये डाटा एस साइन थीटा है? मतलब जहां एस साइन थीटा है वहां अगर हम चाहेंगे तो वर्टिकल हाइट पुट कर दें, तो इक्वेशन एक और लिख सकते हो, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कब कौन लेना है ये क्वेश्चन का डाटा डिसाइड करेगा। अगर आप 2g, अभी मान लीजिए हम आपको बोले कि देखो जी इंक्लाइन के पैरेलल 10 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी बताओ, इंक्लाइन के पैरेलल 10 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी बताओ, तो ये वाला काम आएगा। और हम बोलेंगे कि वर्टिकली जब 5 मीटर गिर जाए तब वेलोसिटी बताओ, तो ये काम आएगा। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ भी देखने वाली बात है कि वेलोसिटी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ लगभग इनवर्सली है, करेक्ट ना, नीचे है। अब देख, मान लो जीरो टाइम पे आप यहाँ छोड़े थे, तो यहाँ पहुंचने में उसको कुछ समय लगेगा, तो टाइम कैसे निकाले? फिर से वही s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देख भाई थोड़ा जगह कम है, ut वाला टर्म 0 हो गया, तो टाइम का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2s बाई 8। बोलो ठीक है, अंडर रूट 2s बाई 8, ये मतलब g sin थीटा डिवाइडेड बाय i बाय mr स्क्वायर, तो i बाय mr स्क्वायर पड़ जाएगा 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। ये रहा तुम्हारे टाइम का वैल्यू। तो अगर आपको टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो अंडर रूट 2s 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, और नीचे कितना g sin थीटा। देखने वाली बात फिर से एक है कि टाइम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ लगभग प्रोपोर्शनल है, करेक्ट बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर और इंटरेस्टिंग है कुछ चलेंगे। चलो देखो यहाँ ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia, see that for same mass and same radius, for same mass and same radius, फिर से सोच के बोलना, ठीक है? हाँ दंड हम ही को पनिशमेंट दीजिए, ठीक। moment of inertia for those bodies which have same mass and same radius, आपको बताना है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका कम होगा। मास सबका सेम है, रेडियस सबका सेम। रिंग है आपके पास, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। 15 सेकंड से पहले कुछ मत। हाँ बोलो, स्टार्टिंग विथ ग्रेटेस्ट, जो सबसे ज्यादा है, बोलो रिंग, वेरी गुड। उसके बाद हॉलो स्फीयर, उससे कम डिस्क, सबसे कम। इतना परफेक्ट आंसर तुम हर बार दे सकता है अगर तुम सोच के देखो। इतना परफेक्ट आंसर आप हर बार दे सकते हैं अगर आप 10-15 सेकंड रुक के सोच के देखो, ठीक है?
अब आपका चॉइस है, या तो 15 सेकंड रुक जाइए, नहीं तो गलत गलत जो बोलना है बोल दीजिए। अगर आप हड़बड़ी में भी बोलते, पता है क्या बोलते हैं? सॉलिड भारी। अरे भारी कहाँ है, सबका एक ही मास है यार। यही 15 सेकंड में आपका 4 नंबर पक्का होता है, और वही 15 सेकंड नहीं लगाएंगे तो -1 होता है। ठीक है, अब जिंदगी में इतना तो टाइम का कम ही नहीं। तो भाई सबसे ज्यादा कौन है? रिंग है। रिंग से कम कौन है? हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर से कम कौन है? डिस्क है। हो सकता है बहुतों को नहीं समझ में आया, हम आपको बता दें। देखिए जी, सब फॉर्मूला का खेल है। रिंग का इनर्शिया होता है mr², आगे में 1 लगा। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और डिस्क। डिस्क में भी mr² है, लेकिन आगे में हाफ लगा है 0.5। हॉलो स्फीयर में भी mr² है, आगे में 2/3 लगा है 0.66। और सॉलिड स्फीयर में आगे 4/5 लगा है, कहने सॉरी 2/5 लगा है, कहने मतलब 0.4। तो ऑब्वियसली 1 सबसे बड़ा, उससे कम 0.66 है हॉलो स्फीयर, उससे कम 0.5 है डिस्क, उससे कम है हम लोग का सॉलिड। तो ये रहा। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट इनवर्सली रिलेटेड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही ना? तो रिंग का एक्सीलरेशन सबसे कम है, उससे ज्यादा हॉलो स्फीयर, उससे ज्यादा है डिस्क, और सबसे ज्यादा है सॉलिड स्फीयर, सही है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इनवर्सली, तो सबसे कम वेलोसिटी रिंग गेन करेगा, उससे ज्यादा हॉलो स्फीयर, उससे ज्यादा डिस्क, और सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर। टाइम याद कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डायरेक्टली था, करेक्ट है? तो सबसे ज्यादा समय लगेगा रिंग को, उससे कम लगेगा हॉलो स्फीयर, उससे कम लगेगा डिस्क, और उससे कम लगेगा सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं आता? एक साथ अगर आप इस टेबल के ऊपर, मान लीजिए ये है, एक साथ अगर आप इस पे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग और डिस्क सबको छोड़ दिए एक साथ, सबका मास सेम, रेडियस सेम, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचे? फिर वही क्या प्रॉब्लम है? रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? जिससे सबसे कम समय लगे, सॉलिड स्फीयर। सबसे ज्यादा वेलोसिटी से कौन पहुंचेगा? सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? ठीक है, तो ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, और इसी तरह गलती करेंगे। तो ये तरीका था एक पार्ट का। अब आ जाओ थोड़ा रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन। अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, फ्रिक्शन का फॉर्मूला था IA/r², सही है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला था IA/r²। अब यहाँ पे देखो, आप उस एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर लो, तो आपका एक्सेलरेशन था g sin थीटा 1 प्लस I/mr², ठीक है? ये आपके फ्रिक्शन का वैल्यू, सही? ये रोलिंग फ्रिक्शन, ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये कम से कम उतना फ्रिक्शन है जो किसी बॉडी को रोल करने के लिए चाहिए जब उसको आप इंक्लाइन पे मोशन करने के लिए छोड़ते। अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी को इंक्लाइन पे छोड़े और वो रोलिंग शो करे, व्हाट है रोलिंग, तो उसको इतना फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है ना? दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल वैल्यू for any body to show rolling on incline, correct? लेकिन हर फ्रिक्शन का सरफेस पे एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। कोई भी सरफेस आपको मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन सप्लाई कर सकता है?
पढ़े हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन आप किसी सरफेस से कितना निकालते हैं? सर म्यू जी। म्यू जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन फ्रॉम सरफेस दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन which is equals to mu n। याद आया? अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फिगर बनाए तो उस फिगर को एक बार आप देख लो, क्या नॉर्मल mg cos थीटा होगा? सही है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन में साइन थीटा है। वर्ड सुनिएगा बहुत ध्यान से। रोल करने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए, रोल करने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो उसमें साइन थीटा है, जो थीटा के साथ बढ़ता है, थीटा के साथ घटता है। ठीक है। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसमें cos थीटा है, जो थीटा के बढ़ने के साथ घटता है और थीटा के घटने के साथ बढ़ता है। सही है। मान लो हम तुमसे दो नंबर पूछते हैं, आप लोग नंबर बोलिए, आप जब बोलिएगा तो आपको ज्यादा चीज समझ। मान लो एक रिजिड बॉडी है जिसको रोल करने के लिए कुछ फ्रिक्शन चाहिए, फॉर्मूला वाला पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, एक डाटा आ गया। कितना बोलता है? 4। चलो 4। और मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला भी डाटा पुट कर दिए, इसका भी एक वैल्यू आ गया। बोलो कितना बोलता है? 7। अब सब कुछ सुनिएगा, दो डाटा आ गया। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 4 और मैक्सिमम फ्रिक्शन 7। तुम अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बताओ बॉडी को छोड़ेंगे तो रोल करेगा कि नहीं? अब मेरा बताने का बारी बाद में है, तुम पहले बताओ। ये 4 आया है, ये 7 आया है, बताओ फ्रिक्शन बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी रोल करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि आपको तो 4 चाहिए, सरफेस के पास एबिलिटी है 7 देने का, तो 4 मिलेगा, बॉडी रोल करेगा। लेकिन मान लो जैसे ये 7 था और ये 10 आ जाता, तो 10 चाहिए रोल करने के लिए, लेकिन सरफेस के पास मैक्सिमम एबिलिटी 7 तक का है, 10 नहीं दे पाएगा यार। मोशन इज नॉट रोलिंग, तो सर नॉट रोलिंग तो फिर क्या सर? वहां खड़ा हो जाओ, बॉल उठते रहे। पीछे से आपको दिखना भी चाहिए। आइए इधर देखिए, हम इसको है ना थोड़ा कम एंगल पे छोड़े हैं घूमने के लिए। हाँ, साउंड सुनना, शांति बनाए रखे, साउंड सुने। ठीक है, फिर से एक बार। ठीक है, अब देखो थोड़ा एंगल बढ़ा दिए, एंगल बढ़ा दिए, और छोड़े। दोनों साउंड में अंतर पता चलता है। फिर से एंगल बढ़ा दिए, छोड़े। दूसरा वाले साउंड में थोड़ा देर है ना स्लिपिंग का साउंड आता है, समझा? और पहले वाले में देखो, पहले वाले में जब एंगल कम था, रोलिंग का साउंड। करेक्ट है? दिखाना ये चाहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड वाले मोशन में रोटेशन नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकंड वाले मोशन में ट्रांसलेशनल नहीं है, लेकिन आप उसको रोलिंग भी नहीं कह सकते। दो केस जो लिख रहे हैं, दिमाग खुला रखिएगा, बातों को फील कीजिएगा, समझिएगा थोड़ा। अगर ऐसा हो कि फ्रिक्शन का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें मैक्सिमम वाला बड़ा या एटलीस्ट बराबर है, मैक्सिमम वाला बड़ा या एटलीस्ट बराबर है, फ्रिक्शन का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कम है और मैक्सिमम वैल्यू बड़ा है, बॉडी शोज रोलिंग। कोई दिक्कत? बॉडी रोल करेगा, सही है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, बट नो स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक से नहीं, कोई स्लिपिंग नहीं होगा, रोल होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0 होगा, स्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्रिक्शन का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है
अब क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा और प्लस स्लिपिंग होगा। क्या होगा, स्लिपिंग। बात समझ में आ गई? क्या इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इस केस में लगा सकते हैं? लगा। ठीक है, तो चीज इस तरह से चले। यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? नोट करो यहां तक। पूछेंगे उसका आंसर देना, ठीक है? हड़बड़ी नहीं है। यूज 15 सेकंड्स रूल। So for rolling, फ्रिक्शन का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। रिक्वायर्ड कितना था, IG sin थीटा बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस I बाई mr स्क्वायर। देख लो कॉपी सही लिखे हैं, शुड बी लेस देन, और ये लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा। जी से जी कैंसिल, m और cos थीटा को लेफ्ट पे ले आओ, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया और नीचे में mr स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट में 1 प्लस I बाई mr स्क्वायर हो गया, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू। करेक्ट है? I tan थीटा बाई mr स्क्वायर 1 प्लस I बाई mr स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू। कभी कभी म्यू का कंडीशन आपसे पूछा जाता है। देखिए जैसे मेरी बात समझिएगा, आप लोग देख चुके हैं कि सेम मास सेम रेडियस के लिए सबका इनर्शिया अलग अलग होता है, तो ऑब्वियसली सबके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का वैल्यू अलग होगा। अब एक सरफेस है जिसका म्यू का वैल्यू 0.6 है, मान लो एक आइडिया 0.6, उसका थीटा है 53 डिग्री, थीटा भी। अब उस पे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग सब रखेंगे। क्या जरूरी है कि अगर हॉलो स्फीयर उस पे रोलिंग कर रहा है तो बाकी सब भी रोलिंग करें? अगर हॉलो स्फीयर रोलिंग कर रहा है तो क्या जरूरी है कि बाकी सब भी रोलिंग करें? नहीं। हम हर किसी का इनर्शिया पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू mr स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है? आप देखिएगा कट mr स्क्वायर नहीं बचता, आपको पता चल रहा है? यहाँ केवल नंबर बचेगा, यहाँ m और r बचेगा ही नहीं। देखिए इनर्शिया में mr स्क्वायर रहेगा, वो नीचे वाले mr स्क्वायर से कट गया, इनर्शिया में mr स्क्वायर रहेगा, वो नीचे वाले mr स्क्वायर से कट गया, तो mr स्क्वायर रहेगा, थीटा रहेगा, थीटा पुट कर लेंगे सब। जिस का इनर्शिया पुट करने से वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब म्यू से बड़ा आता है, वो सब रोलिंग करेगा, और अगर म्यू से छोटा गया तो रोलिंग नहीं करेगा। समझ में आया? कभी कभी आपको म्यू से चेक करना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, हम ये बोले कि मान लो जैसे तुम सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया पुट कर दिया, हम म्यू बता चुके 0.6, अब तुम इसको जब सॉल्व किया इट कम्स टू बी 0.5, तो बताओ रोलिंग होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि 0.5 द्वारा 0.6 से छोटा रोलिंग होगा। लेकिन अगर उसको हम सॉल्व करें वो कम्स टू बी 0.8, नहीं होगा, 0.8 से ये बड़ा ना है, ये छोटा ना है, तो बड़ा दिखा रहा, तो रोलिंग नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगला लाइन बोलना, सुनना ध्यान से। अगर इंक्लाइन के जगह पे हॉरिजॉन्टल सरफेस रहे, अगर इंक्लाइन के जगह पे हॉरिजॉन्टल सरफेस रहे, तो क्या रोलिंग करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का वैल्यू 0 या नॉन 0? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना चाहिए? 0 चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो sin थीटा 0 है, और sin थीटा 0 है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 0। For any हॉरिजॉन्टल सरफेस, देखिए आप इससे गलत मीनिंग निकालेंगे, फिर हमको उसको ठीक करना है, सो देखिए जरूर। फॉर एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस
friction required for rolling is 0. friction required for rolling is 0. अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन 0 होना चाहिए? बोलेंगे भाई कि रोलिंग के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो 0। अब ऐसा नहीं कि सरफेस स्मूथ रहे या रफ रहे ये जरूरी है, ऐसा नहीं। वो रफ भी रह सकता है, लेकिन हमको रोलिंग में नहीं चाहिए। आप ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लिए ऐसा और इस पे आप रोल करा रहे हैं, ठीक है, स्लिपिंग हो रहा है वैसे नहीं, रोल। अगर ये रोल हो तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना चाहिए? 0। कोई फ्रिक्शन नहीं, रोल करेगा, ठीक है। इसके लिए सरफेस का स्मूथ होना जरूरी है क्या? तो अब जो हम फिगर बना रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग खुला। यहाँ पे इधर है एक रफ सरफेस और इस पे बॉडी प्योर रोल शो कर रहा है। प्योर रोल कैसे दिखाएंगे? प्योर रोल कैसे दिखाएंगे? प्योर रोल तो हम दिखा देते कि कैसे लिखा रहता है प्योर। समझ में आया? ये प्योर रोल है। तो ये रफ सरफेस था जिसपे बॉडी को हम लोग ऐसे छोड़े हैं। आगे जाके ये सरफेस जो है वो स्मूथ हो गया। आगे जाके ये सरफेस स्मूथ हो गया। सोच के बताओ, जब ये इस स्मूथ सरफेस में इंटर करेगा तो मोशन कैसा रहेगा? पहले रोलिंग था, बाद में क्या होगा? रोलिंग ही रहेगा। स्टिल इट इज रोलिंग, अभी भी ये रोलिंग ही रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये तुम्हारे पास एक स्मूथ सरफेस है और ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन है, ओके। ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन। आप इसको एक रिजिड बॉडी का नाम दे, बोलिए क्या लेना चाहते हैं आप इसको? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, क्या लेना चाहते हैं? डिस्क। सॉलिड स्फीयर नाम दे दिए इसका। इस लाइन के बाद यहाँ पे रफ सरफेस है। बोलो, जब ये उसके अंदर इंटर करेगा थोड़ी देर के बाद, वर्ड पूरा अच्छे से, जब ये इसके अंदर इंटर करेगा थोड़ी देर के बाद इसका मोशन कैसा होता है? इसको दिमागी खेल कहते हैं। पीछे वाला दिमागी खेल छाप। थोड़ी देर के बाद मोशन बिकम्स रोलिंग। हम बोले थोड़ी देर के बाद, सर थोड़ी देर के बाद इतना स्ट्रेस क्यों? नहीं, जैसे ही यहां से ये इंटर किया, पीछे की तरफ फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि ये तो स्लिप कर रहा है ना, फ्रिक्शन काम करेगा। जरा गौर करना फ्रिक्शन को। क्या ये फ्रिक्शन, जो बोलेंगे सुनना ध्यान से, क्या ये फ्रिक्शन इसके ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के अपोजिट में है? तो भी घटेगा। But at the same time that friction will provide a clockwise torque about center. So ओमेगा बढ़ेगा। शुरू में ओमेगा नहीं था, शुरू में ओमेगा 0 था, ओमेगा बढ़ेगा, भी थोड़ा घटेगा, एक सम ऐसा आएगा कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा नए तरीके से फॉर्म। मतलब क्षण भर के बाद v डैश ओमेगा डैश एंड v डैश विल बी इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर। मतलब v डैश, हाँ भाई नया भी हो जाएगा क्योंकि v तो घटा, ओमेगा डैश 0 से बढ़ के ओमेगा डैश, तब तक ये फ्रिक्शन यहां रहेगा। एक फ्रिक्शन बहुत हाई लेवल का है ना, इंटेलिजेंट, वो वहीं आता है जहां जरूरत है, नहीं तो बिना बुलाए नहीं। स्लिप कर रहा है, थोड़ी देर के बाद भी बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि फिर से नीचे वाले पॉइंट का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा g।
जैसे ही नीचे वाले का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा फ्रिक्शन गायब, नहीं चाहिए, नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी रोलिंग था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी आपस में 0 था, नो फ्रिक्शन। इवन सरफेस इज रफ, नो फ्रिक्शन। यहां पे क्यों फ्रिक्शन? क्योंकि स्लिप कर रहा है यार, उसको रोक के लाना है, रोलिंग लाना है, तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल इंक्रीज ओमेगा, फ्रिक्शन विल डिक्रीज v, and after some time again नया v dash और omega dash will follow this relation, motion becomes pure roll and again friction will disappear। right? समझ में आया? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। एक बार बॉडी रोलिंग आने पर कंटिन्यू रोलिंग नहीं, बिल्कुल, उसके बाद तो कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक है, उसके बाद मोशन दैट कंटिन्यूज। तो बोले सर एक बार रोल करते हैं सर आगे जाके बॉल रुक काहे जाता है? एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ तो 36 तरह का दूसरा फैक्टर है, वो सब हम लोग यहाँ नहीं ले लेते। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रहा? अब सर ठीक है सर आप समझा तो दिए, लेकिन ये v डैश और ओमेगा डैश निकालेंगे क्यों? तो आज के क्लास का सबसे स्टार्टिंग है, आपको ध्यान है, आपको जब शुरुआत में पढ़ाया जा रहा था अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आज स्टार्ट किया था हम लोग एंगुलर मोमेंटम से। नीचे वाले पॉइंट के अबाउट में देखो तो टॉर्क 0 होगा सब फोर्स का, नीचे वाला पॉइंट, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे ही से जा रहा है। अगर तुम बीच वाला ले लेगा तो तुम फंस जाएगा। फ्रिक्शन कहां जा रहा है? नीचे वाले, तो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट में नेट टॉर्क का वैल्यू 0 है, करेक्ट बोल रहे हैं? तो जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल है वही एंगुलर मोमेंटम फाइनल भी होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे mvr क्लॉकवाइज, mvr क्लॉकवाइज, और फाइनल मोमेंटम में लिखेंगे mv डैश r क्लॉकवाइज और प्लस i ओमेगा डैश क्लॉकवाइज। बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा? mvr यहाँ mv डैश r प्लस i के जगह पे क्या लिए थे? सॉलिड स्पेस 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा डैश, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा डैश, mvr इज इक्वल्स टू mv डैश r। चलो जी यहाँ दिमाग लगाओ, क्या यानी लिख सकते हैं 2/5 mvr, अरे आज ही नहीं 2/5 mv डैश r। तो देखो mvr यहाँ का 7/5 mv डैश r, m और r से m और r कैंसिल, तो 5v/7 इज v डैश। देख के बोलो क्या v डैश मेरा v से छोटा है, बड़ा है या बराबर है? v डैश v से छोटा है। वो तो बात भी हुई थी ना कि मेरा फ्रिक्शन जो है वो v का अपोज कर रहा है, उसको घटाएगा, ओमेगा को 0 से बढ़ाएगा, तब तक ले जाएगा जब तक कि फिर से v डैश और r ओमेगा डैश बराबर ना हो जाए, मोशन बिकम्स प्योर रोल। क्लियर है? फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस वे, फ्रिक्शन ऐसे काम करता है। आप जब कोई सरफेस पे किसी बॉडी को ऐसे मोशन कराते हैं, मान लीजिए जैसे हम इसको ऐसे फेंक दिए, इस शुरुआत में रोल नहीं करता है, हम ऐसे देखो हम इसको स्लिप करके फेंक दिए, आगे जाके रोल करता है, कारण फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर देता है, उसको जिधर चाहिए होगा वो अपने से एडजस्ट कर जाता है ताकि मोशन बिकम्स प्योर रोल। आगे लगना आगे लग जाएगा, पीछे लगना पीछे लगे, सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। अभी देखो इसको थोड़ा छटका के समझता है, ये समझ रहा है जो हम दिखाना चाह रहे थे। आप अगर इसको इस तरह से घुमा के ऐसे फेंकेगा ना, ले फेंक दी, हाँ गुड। आप अगर इसको इस तरह से घुमा के फेंकेंगे घर में ना, अगर आप इसको ऐसे करके फेंकते हैं तो देखिए अगर प्लास्टिक का सही बॉल है ना तो ये जाएगा आगे, उसके बाद रोल करके पीछे। ये सब फ्रिक्शन का रोल होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है? और उन्हीं सब पे निर्भर करता है, ठीक है? नोट करो यहाँ तक। क्या हो गया? ध्यान से देखो, concept of angular impulse, जरा देखिएगा, सुनिए। हम लोग पहले कर रखे हैं लीनियर इंपल्स के बारे में। लीनियर इंपल्स
आप याद करो फोर्स इनटू डेल टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आप लिख सकते हैं F इनटू डेल टी इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। एंगुलर इंपल्स, जहां फोर्स है वहां लगा दो टॉर्क, और जहां लीनियर चेंज इन मोमेंटम वहां लग जाएगा एंगुलर। तो बस यहाँ पे L फाइनल माइनस L इनिशियल, ठीक है। तो अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क डॉट डेल टी लेंगे तो वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, दैट इज एंगुलर इंपल्स। अब आपके सामने कुछ टर्म लिख रहे हैं, उसको जरा देखिएगा ध्यान से। एक छोटा सा फिर से क्वेश्चन ही आपके सामने हम रखते हैं। ये एक बॉडी है, चलो एक सॉलिड इसको बोला गया ऐसा कि नीचे से एक सर्टेन हाइट पे आप है ना बिलियर्ड बॉल की तरह इसको है ना एक क्यू से हिट कीजिए विद सम फोर्स। इमेजिन दैट ग्रीन टेबल बॉल मैच बिलियर्ड बॉल, आप इस क्यू से हिट करते हैं उसको। जब हिट करते हैं दैट स्टार्ट रोलिंग। आपसे बोला गया कि बताओ भाई सपोज सेंटर से कुछ हाइट पे आप इसको हिट किए x पे, आखिर ये x कितना हो कि दैट मोशन बिकम्स प्योर रोल। ये x कितना हो कि दैट मोशन बिकम्स प्योर रोल। हम एक बात क्या गारंटी लेते हैं, आप मान लीजिए नीचे फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस, अगर आप सेंटर पे हिट करें तो केवल ट्रांसलेट करेगा, घूमेगा नहीं। अच्छा अगर आप नीचे हिट करेंगे तो हवा में उड़ेगा। ऐसे ट्रांसलेट देगा ना, उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से वापस फ्रिक्शन है ये नहीं आया, हाँ वापस नीचे मारिएगा ना तो उल्टा घूमेगा और सेंटर आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और सेंटर आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, बट कैन नॉट बी रोलिंग। क्यों सर? क्योंकि ऐसे घूमने की वजह से ओमेगा भी इधर और भी आगे होने की वजह से भी इधर, तो दोनों अगर एक ही तरफ है तो कैंसिल कहां से होगा? समझ में आया? रोलिंग के लिए एक ही चीज होगा कि इसके ऊपर मार, इसके ऊपर मारने से इट गेन्स ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एज वेल एज ओमेगा। तो ओमेगा आर होगा लेफ्ट, भी होगा राइट, दोनों कैंसिल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बिकम्स जीरो। इतना सोच के क्वेश्चन बनता है, अब तुम लोग आंसर देने में 2 ही सेकंड में लगा, एक उड़ाइए दे रहा है उड़ जाता ये बात ठीक मानते हैं, थोड़ा खत्म करना आपको मान लेते। हाँ भाई तो उड़ाना नहीं है, चलो काम करो जरा गौर करो। ये F लगने से सपोज ये डेल्टी तक लगा, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, उड़ाना नहीं ऐसे। देखो चीज को सुनो, ऐसा है, आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से ऐसे इसको हिट कीजिएगा ना, दैट रोल, नीचे फ्रिक्शन है इसलिए हम सेंटर पे मार के ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, वो भी घूम जाएगा एक्चुअली। सेंटर पे मारिएगा अगर नीचे ट्रांसलेशन मतलब नीचे अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो सेंटर पे मारिएगा ना तो टॉर्क नहीं क्रिएट होगा, और टॉर्क क्रिएट नहीं होगा तो केवल ट्रांसलेट करेगा। आप देखो नीचे वाले में नीचे वाले में मारेगा, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो जैसे ही तुम नीचे मारेगा इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, सो इट स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस वे बट सेंटर विल ट्रांसलेट इन दिस वे। समझा? तो ये चीज चलता है
और इतना आप हमेशा प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते यार, आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है। जैसे हम हैं, लेकिन तुमको मेरी जगह पे कोई और दिखाई नहीं, तुम किसी को भी देख सकता है, तुम्हारा मन नहीं देखता। पर लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स पकड़ो यार, काम का बात करो। F dot del t is equals to change in linear momentum, that is P final minus P initial. P final है mv और P initial है 0। मतलब पढ़ाई छोड़ के कुछ भी बात करने का माहौल है, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी बोलने का पूरा माहौल है। For angular impulse, अच्छा थोड़ा ध्यान से खत्म हो, ठीक है, जाते जाते इसको नमस्कार की। पर एंगुलर इंपल्स देख भाई, सेंटर के अबाउट में फोर्स का टॉर्क लिखोगे F into x, तो टॉर्क डॉट डेल टी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इसको लिखते हैं Fx डेल टी। और यहाँ पे हम लोग फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल, देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा है और v है, सही, तो हम लोग इसको सीखे ना ऐसे, दोनों हम अभी 2 बार लिख चुके हैं, तो हम एक बार शॉर्टकट में यहाँ चल दे। कितना लिखे थे? 7/5 था ना, 7/5 था ना, और इनिशियल तो 0। देखो ये आपका इक्वेशन 1 है। अच्छा आपको बना लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए, हम तो आपको कॉन्सेप्ट देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 में 1 से डिवाइड करो, देखो fx del t में f del t से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में 7/5 mvr डिवाइडेड बाय ऊपर कितना mv, ठीक है, mv से mv कैंसिल, f del t से f del t कैंसिल, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, शायद गलत आ गया, नहीं गलत आ गया, एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। सेंटर के अबाउट में ले रहे हैं ना, ये टॉर्क सेंटर के अबाउट में लिए थे ना, जस्ट एक मिनट, सेंटर के अबाउट में ले रहे हैं ना, तो सेंटर के अबाउट में mvr वाला टर्म तो 0 होगा, केवल i ओमेगा ना रहेगा। फिर से एक मिनट, वो कैलकुलेशन गलत, सर आपको कैसे पता चल गया, देखो दिमाग खुला रखना है, गलती इस 7/5 करने से 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो बाहर आ जाए, 8 तक ही वैल्यू होगा ना, बाहर आ जाए। देख सेंटर के अबाउट में ले रहे हो तो mvr वाला टर्म 0 हो गया, केवल i ओमेगा बचा, केवल i ओमेगा, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं, i ओमेगा का मतलब 2/5 mvr, करेक्ट है, ये v और r कट गया, m और v कट गया, देखो ये 2/5 आएगा, अब सही है, समझिए, तो कैलकुलेशन भी है थोड़ा देखना होगा। ये रहा तुम्हारे पास पूरा का पूरा रोटेशन, लेकिन ये मत सोचिएगा कि रोटेशन इतना ही है, हम एकदम क्लोजिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप समझ जाइए मेरी बात को, रोटेशन इतना ही है, ये गलती मत कीजिए। अभी इसमें टॉपलिंग बाकी है, अभी इसमें है ना, अगर बोलोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये 2-3 टर्म ऐसा है जो बाकी है, लेकिन उसको हम लोग अभी टच भी नहीं करेंगे। जब आप इतना अच्छे से कमांड कर लीजिएगा तो जब भी हमको इन फ्यूचर टाइम मिलेगा हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगले दिन से ग्रेविटेशन, अगले दिन मतलब कब बना के